ठीक है भाई। तो चलो आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूं, क्योंकि ये पोर्शन काफी कुछ चीजें कवर करता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ी कर दी, थोड़ा सा भी मिसकॉन्सेप्ट हुआ, तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। कोई चांस नहीं है जो उसको बचा पाए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत आराम से देखिएगा इस टॉपिक को, बहुत आराम से समझाऊंगा भी इसी टॉपिक को, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर प्रतिस्थापित करेगा। कैसे होगा? जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यहां पर एक कोई हमने यौगिक ले लिया RL, और यहां पर ले लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, साधारणतः न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, इस R को इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऐसे ही यहां से ये L निकल जाएगा और एक नया बंध RNU प्लस L माइनस का निर्माण होगा। ये है कहानी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऐसा कुछ यहां पर होगा। अब देखो यहां पर जो चीज हो रही है उसमें कितनी चीजें काम करेंगी, कितने फैक्टर्स काम करेंगे, वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहला जो L है वो क्या होता है? L को बोलते हैं लीविंग ग्रुप, इसको हिंदी में बोलते हैं त्यागी समूह। एक तो ये पहला, ठीक है, L जो निकला है वो लीविंग ग्रुप। दूसरा NU क्या हो गया? दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्लियर? तीसरा यहां पर जो है R, ये एल्किल समूह, एल्किल। तो तीन चीजें यहां पर आपको इन्वॉल्व करते हुए मिलेंगी, एल्किल समूह। तीसरी चीज ही होगी। और एक और बता दूं मैं आपको, जो दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन होगा जरूर, यहां पर होगा विलायक। तो चौथी चीज यहां पर विलायक, मतलब कहीं पर भी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो चार बातों पर निर्भर करेगा। पहला, कौन सा R है, एल्किल समूह कौन सा है। दूसरा, कौन सा समूह निकल रहा है, किसका त्याग हो रहा है। तीसरा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। चौथा, कौन सा विलायक वहां पर। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो निर्भर की बात कर लेते हैं। निर्भर किस पर करती है? तो निर्भर नंबर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर करेगी, जिसमें यहां पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियोफिलिकता, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ये। दूसरा किस पर निर्भर करेगी? L समूह, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप पर निर्भर करेगा, कौन लीव हो रहा है, कौन निकल रहा है। तीसरा, R पर निर्भर करेगा, R समूह, एल्किल समूह, इस पर निर्भर करेगा। इस पर त्रिविम बाधा वाला बात डिस्कस की जाएगी। और चौथी जो चीज आएगी वो आ जाएगा हमारा विलायक, विलायक का मतलब सॉल्वेंट। तो चार बातों पर ये बात निर्भर करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, तो चार बातों पर ये निर्भर करेगा। तो चलो उल्टा करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, और एक एक करने में सबसे पहले हम सॉल्वेंट की तरफ बात कर लेते हैं। पहले इसको पहचान लेते हैं, फिर आगे की बात तो होती रहेंगी अपने साथ में। तो पहली बात हम लोग करते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विलायक जिसको बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि यहां पर इस अभिक्रिया के लिए आपको विलायक की आवश्यकता पड़ेगी।
विलायक की अगर बात करते हैं तो देखिएगा विलायक जो होते हैं सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहला जो विलायक होता है दैट इज द नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, अध्रुवीय, ध्रुवण नहीं हो रहा। जैसा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कौन कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बेंजीन C6H6, टॉल्वीन CS3C6H5, ठीक है, ये ले सकते हो। CS2 याद आ गया होगा, हम लोग यूज कर रहे थे इत्यादि, CCl4, क्लियर, ये सब अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होता है। यानी कि नॉन पोलर वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसे समझ सकते हो आप, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, टोटल डायपोल मोमेंट जीरो होता है। भाई CCl में पोलैरिटी है, लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर C और Cl के अंदर तो पोलैरिटी है। अरे भाई पोलैरिटी है लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। तो पोलैरिटी है लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, इसलिए किसमें काउंट किया जाएगा, नॉन पोलर में काउंट किया जाएगा। दूसरा यहां पर आता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, क्लियर है। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PAS। पोलर अप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब समझ रहे, प्रोटिक का मतलब होता है H+ आयन देना, यानी प्रोटिक कौन से होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, यानी कि जो H+ आयन नहीं देते वो कैसे हो जाएंगे, अप्रोटिक। पोलर है लेकिन अप्रोटिक, इसमें H नहीं जुड़ा हो, या ऐसे समझ लेना, तीसरा समझ लो तो उससे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और ले रहा हूं फिर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। अगला होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब दोनों की बातें समझ में आ जाएंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं PPS, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं PPS। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो, यहां प्रोटिक है इसका मतलब H+ आयन देगा, ये अप्रोटिक है इसका मतलब H+ आयन नहीं देगा। पहचानेंगे कैसे पोलर प्रोटिक है पोलर अप्रोटिक है, तो विद्युदात्मक तत्व जो भी लगाओ उसके साथ H लगाओ। अगर विद्युदात्मक तत्व के साथ में H लगाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर H लगा तो पोलर प्रोटिक होगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि विद्युदात्मक तत्व के साथ में हाइड्रोजन नहीं लगा हो तो अप्रोटिक हो जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। एक बढ़िया सा उदाहरण दे देते हैं, जैसे वाटर, पानी, जानते हैं, दुनिया जानती भी जानते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, O के साथ H लगा हुआ है, ROH, O के साथ H लगा हुआ है, RSH, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ H लगा हुआ है। तो ये सब पोलर प्रोटिक में चले गए। लेकिन पोलर अप्रोटिक की बात करते हैं तो एसीटोन, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, क्या उसके साथ H लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब समझ में आ गया भैया, क्लियर हो गया, पोलर प्रोटिक पोलर अप्रोटिक पहचान लोगे एक बार में, एरो के ऊपर लिखा होगा नीचे लिखा होगा, समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहे हैं, कौन से विलायक की बात कर रहे हैं। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विलायक बदल जाएगा सॉल्वेंट बदलेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है उसमें भी बदलाव होगा। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि वहां पर सॉल्वेंट कौन सा यूज किया गया है, क्लियर है। तो ये आगे की बात है, लेकिन इतना बात समझ में आ गई आपको, तीन बातें समझ में आ गई है, कौन कौन सा, सबसे पहले नॉन पोलर, दूसरा पोलर प्रोटिक, तीसरा पोलर अप्रोटिक। चलो एग्जांपल ले लेता हूं, एक टेबल बनाते हैं अपन, यहां पर मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट, यहां पर लिखता हूं पोलर, ठीक है,
यहां लिख देता हूं प्रोटिक और यहां लिख देता हूं अप्रोटिक। चलो शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ सॉल्वेंट आपके सामने रखे हुए हैं। इस सॉल्वेंट में हमें पहचानना है कौन पोलर प्रोटिक है, कौन पोलर अप्रोटिक है, इसको पहचानना है। तो चलो शुरुआत करें, देखते हैं। आप ही लोग मुझे बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। बताओ, वाटर क्या होता है? पोलर होता है, प्रोटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोटिक हटा देता हूं। समझ में आ गया? अप्रोटिक नहीं है। कर लोगे भाई? क्रॉस कर दिया। चलो ये क्या होगा? पोलर प्रोटिक, ठीक है। ये भी क्या है? पोलर। क्लियर? ये भी क्या है? पोलर। अरे हाँ है ना, फॉर्मिक एसिड पोलर प्रोटिक ही तो होगा। क्लियर हो गया? एसिटिक एसिड पोलर, ठीक है। अमोनिया पोलर, अरे होगा कि नहीं होगा? पोलर। एसीटोन अभी बताया मैंने, पोलर अप्रोटिक, ठीक है। ये नहीं होगा, पोलर अप्रोटिक। पहचान लोगे? ठीक है, आगे देखते हैं अगले पॉइंट पर। डीएमएसओ, नाम ध्यान रखो, पहले नाम भी समझ लो। डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं है, अप्रोटिक। इसका नाम ध्यान रखो, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, ठीक है। क्लियर? फॉर्मामाइड ऐसे ही बोल सकते। पोलर प्रोटिक नहीं है, कैसा है? अप्रोटिक। डाई मिथाइल एसिटामाइड, डीएमए, अगला वाला देखो, एसिटामाइड हो गया। देखो ये फॉर्मामाइड हो गया, अरे हाँ है ना, ये एसिटामाइड हो गया। डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, लिख लोगे? डाई मिथाइल एसिटामाइड। तो डाई मिथाइल एसिटामाइड में क्या होगा? सोच के देखो, वही होगा, पोलर प्रोटिक नहीं है। बेंजीन अभी बताया था नॉन पोलर है, तो ना तो पोलर है ना प्रोटिक है, अप्रोटिक हो गया। अरे हाँ है ना। हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लो, कैसा होगा? नॉन पोलर हो गया। प्रोटिक है? अरे नहीं है भाई, प्रोटिक नहीं है, कैसा है? और भी बहुत से। अब समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा। जैसे ही आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? जैसे ही आप देखेंगे किस बात को, कि उस कंडीशन में कौन सा सॉल्वेंट यूज किया गया है, उस सॉल्वेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोलर प्रोटिक है, पोलर अप्रोटिक है, पोलर है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? परेशानी पक्का? चलो ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला जो यहां पर लेके आते हैं, वो लेके आते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसकी बात पहले कर लेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यूक्लियोफिलिकता, नाभिक। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है, नाभिक स्नेही ईता, ये सही लिखा? अरे बस वही है, हाँ मतलब ताई है वो, नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा दिक्कत यही करेगा, है ना। चलो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होते कौन है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो भैया जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप के होते हैं न्यूक्लियोफाइल, 3 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल प्रयोग होते हैं। पहला, जिस पर ऋणावेश होता है, निगेटिव चार्ज, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, भरे हुए न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज वाले। कौन कौन से? जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत है। पहला क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा होता है उदासीन, न्यूट्रल, न्यूट्रल
न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन तब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी की तरह काम करता है, जैसे वाटर, अमोनिया, ठीक है, ROH, ये न्यूट्रल हो गए। और तीसरा होता है पाई कंपाउंड, पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड। इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में मतलब इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है, मालूम होगा आपको। एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है, बता चुका हूं मैं आपको। एल्काइन पाई बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो 3 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, या जिन पर अटैक होगा। बात एक ही है भाई, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करो या तो उस पर अटैक करो या फिर अटैक करवाओ, दोनों ही होंगे, है ना। छुरी कद्दू पे गिरे या कद्दू छुरी पे गिरे, कटना तो अल्टीमेटली कद्दू को ही है। वाह 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 वाह, ये पता है, वाह वाह वाह, ये पता है ना। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब ऐसे भी दूसरा एग्जांपल है, किताब सामने रखी है, किताब सामने रखी है, दिमाग नहीं है लेकिन किताब है, या किताब नहीं है लेकिन दिमाग है, तो होना कुछ होना ही नहीं है। वाह, आजकल यही हो रहा है। पहले हम किताब पे पढ़ते थे, आजकल किताब हम पे पढ़ रही है, पता ही नहीं चल रहा होगा कब किताब कहां पढ़ रही है। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो पहली चीज तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल कितना होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो हम लेते हैं निगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। एक बात मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को थोड़ा सा उठाते हैं कि यार ए है हमारे पास में, एक बी है हमारे पास में, दोनों में निगेटिव चार्ज है। सुनिएगा मेरी बात को, एक ए निगेटिव है, एक बी निगेटिव है, ये दो हमारे पास में। अब इसमें मैं मान लेता हूं कि ए की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बी से ज्यादा हो, माना मैंने कि मैं कह रहा हूं कि ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी बी से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या मतलब हुआ कि ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी बी से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार एक पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा आसानी से मिलेंगे बी के कंपेयर में। नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे भाई हमें क्या चाहिए, सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना, या ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ए पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो बी से ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ कि ए के इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो बी से ज्यादा है, इसलिए ए की न्यूक्लियोफिलिसिटी बी से ज्यादा हो। पहली बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात समझो, अगर हम कहते हैं कि ए इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा रखता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस कंडीशन पर ए निगेटिव कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। अरे हाँ या ना, यही तो होगा कि नहीं होगा भाई। इलेक्ट्रॉन कब देगा, इलेक्ट्रॉन कब देगा, इसका मतलब वो लेस स्टेबल है। मानते हो इस बात को, वो लेस स्टेबल है। और कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो मोर स्टेबल हो। भाई ये अगर मोर स्टेबल हो गया तो भाई इसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन देने की, इसको इलेक्ट्रॉन देने की क्या जरूरत है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है तो क्या ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नहीं करेगा। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा तो अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर पॉसिबल नहीं। ये बात समझ में आ गई। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके पास में CH4, थोड़ा सा CH4 के बाद कौन सा ले रहा हूं, CH4 के बाद मैं मान लेता हूं, क्या या एक काम करो, इसमें एक काम कर लेते हैं, चलो ले लेता हूं कोई बात। CH4 ले लिया, कार्बन के बाद में कौन सा आ जाता है, नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन के बाद कौन सा आता है, वाटर आता है। वाटर के बाद कौन सा आता है, HF आता है। अब एक काम करो, सबका न्यूक्लियोफाइल बनाता हूं मैं, समझ लो बच्चों, इधर देख लो, पहले इस पॉइंट को समझ लेना फिर आगे बात करेंगे। सबका न्यूक्लियोफाइल बनाता हूं। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, H निकाल दो, H निकाल दो, यही तो मतलब हो गया, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। तो अपन ने यहां से H निकाल दिया तो क्या बन जाएगा यहाँ CH3 माइनस।
अच्छा यहाँ से H निकाल दो तो यहाँ क्या हो जाएगा NH2 माइनस, क्लियर हो गया। यहाँ से H निकाल दो तो क्या हो जाएगा OH माइनस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से निकाल दो तो क्या होगा F माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये चारों न्यूक्लियोफाइल हो गए आपके पास में, चारों न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, यही तो क्वेश्चन है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका निगेटिव लेस स्टेबल होगा, हाँ या ना। अब निगेटिव लेस स्टेबल कौन सा होगा, निगेटिव लेस स्टेबल किसका होगा ये सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे इसका व्यवहार देखना पड़ेगा। इसमें अगर देखा जाए तो व्यवहार किसका देखा जाता है, जब इसमें हम बात करते हैं तो किसका व्यवहार देखते हैं, एसिडिक नेचर का व्यवहार देखते हैं, हाँ या ना। याद आ गया कुछ, एसिडिक नेचर का व्यवहार देखते हैं। जब हम पीरियड में चल रहे होते हैं तो किसका व्यवहार देखते हैं, एसिडिक नेचर का। बहुत आराम समझिएगा इस बात को, बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों को। एसिडिक नेचर का व्यवहार देख रहे हैं, और एसिडिक नेचर का व्यवहार किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। कहां पर, इन पीरियड बाय से दाएं चलते हैं, अरे हाँ या ना। तो अगर मैं कहता हूं कि इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। इसका मतलब HF सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए एसिडिक नेचर इसका ज्यादा। फिर H2O का, फिर NH3 का, फिर किसका होगा CH4 का। बोलो ये समझ में आया। और एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, सुनिएगा मेरी बात को, ये बात पहले डिस्कस कर चुका हूं। मैं कहता हूं कि HF का एसिडिक नेचर ज्यादा है। HF से हम क्या बना रहे हैं, F माइनस बना रहे हैं। इससे क्या बना रहे हैं, OH माइनस बना रहे हैं। इससे क्या बना रहे हैं, NH2 माइनस बना रहे हैं। इससे क्या बना रहे हैं, CH3 माइनस बना रहे हैं। यही तो बना रहे हैं भैया, यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं कहता हूं इसका एसिडिक नेचर ज्यादा, इसका मतलब ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल। अरे तभी तो हुआ, एसिडिक नेचर ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ये लेस स्टेबल। और इसका कॉन्जुगेट कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल। आया समझ में, दिमाग घूमा, दिमाग घूमा कि नहीं घूमा। कि अगर मैं कहता हूं इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो एसिडिक नेचर ज्यादा तभी मैंने कहा कि उसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, मोर स्टेबल। भाई इधर मोर स्टेबल होगा तो इधर कैसा होगा, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल अगर होगा तो एसिडिक नेचर उसका ज्यादा होगा। यही तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो गया, ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका एसिडिक से ज्यादा। यहां कंपेयर करो, इसमें कंपेयर करो, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, लेस स्टेबल। अरे होगा कि नहीं होगा, ये लेस स्टेबल हो गया, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर कम है। यानी कि इसका मतलब यहां लेस स्टेबल हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल हो गया, इसीलिए इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम हो गया। यहां तो समझ में आ गया। और अभी मैंने एक बात समझाई, क्या समझाया, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो जो लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल कौन सा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। अब आया समझ में कि नहीं आया, लेस स्टेबल कौन दिख रहा है हमको, ये। और जो लेस स्टेबल होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा, जो लेस स्टेबल होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, जो लेस स्टेबल। यानी कि इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकल के जो आने वाला है वो क्या है बच्चों, वो है CH3 माइनस ग्रेटर देन NH2 माइनस ग्रेटर देन OH माइनस ग्रेटर देन F माइनस। ये रही कहानी। आई बात समझ में, समझ में आई कि नहीं आई। तो ध्यान रखना है भाई, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई नहीं, खत्म हुआ नहीं खेल। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आप ये देखो कि वो कैसा है, स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है कि, ठीक है, कोई डाउट यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपने ये बात समझा दी मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैंने निकाल लिया, स्टेबिलिटी से निकाल लिया, लेकिन एक शब्द का और प्रयोग करता हूं मैं, क्षारकता, बेसिसिटी। ये बेसिसिटी भी तो शो कर रहा है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, H+ आयन को देना। अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं एसिडिक नेचर ये है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। अरे भाई एसिडिक नेचर ये है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये। तो बेसिसिटी का ऑर्डर यही तो है कि नहीं है, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बेसिसिटी। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों सेम हो जाएंगी। क्या कहा मैंने, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों सेम हो जाएंगी।
यानी कि आप बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल लोगे, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लो, लिख लो, ठीक है, लिख लो, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो इसको, नियम नंबर 1 करके लिख लो। देखो, इन लेफ्ट टू राइट या इन पीरियड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम, ठीक है, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर सेम। ठीक है, दोनों सेम होंगे। तो बाएं से दाएं चलने के लिए आप बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल लेना, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी कहलाया जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। SiS3 माइनस HS माइनस Cl माइनस PS2 माइनस, ठीक है। मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बना लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बना लो। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले क्या कर दो, इसमें भाई सीख लो, अभी तो सीखना है, अभी तो बच्चे हो तुम। H प्लस जोड़ो इसको, SiS4 हो गया, यहां क्या हो गया, H प्लस जोड़ोगे, यहां क्या हो गया, H2S, यहां पर H प्लस, या HCl, यहां H प्लस, PS3 आया ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ये तो होता ही है, लेफ्ट टू राइट में अपन ये डिस्कस ही करते हैं। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा किसकी, HCl की, तो HCl हो गया, HCl के बाद कौन सा आ जाएगा, H2S, फिर कौन सा आ जाएगा, PS3, और फिर कौन सा आ जाएगा, SiS4। और अब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लो, होता ही होता है, S का उल्टा बेसिसिटी होती है भाई, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। SiS3, PS2 माइनस, HS माइनस एंड Cl माइनस, और यही किसका ऑर्डर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, चलो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। क्लियर है? आ गया समझ में? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी मैं सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी तो सामान्य सी बात कर रहा हूं। मैंने बोला था ना, सॉल्वेंट बदलोगे तो बदलाव होगा, वो बदलाव क्या होगा वो आगे की बात है। फिलहाल ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में अगर मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में कोई Ha है और एक हमारा A माइनस है, मतलब Ha माइनस का मतलब क्या हुआ, मतलब H निकलने के बाद है। अब कहीं पर ऐसा हो जाए कि एक हमारा उदासीन हो जाए और एक हमारा आयनित हो जाए, एक हमारा उदासीन हो जाए और एक हमारा आयनित हो जाए, तो बच्चों इस चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आयनित होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके उदासीनता से हमेशा ज्यादा होती है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? माइनस वाला जो होगा उससे ज्यादा होगा, जैसे जैसे OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी H2O से ज्यादा होगी, SH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी H2S से ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? CH3 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी CH4 से ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? बतेरे एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा। यानी कि F माइनस की अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव HF से ज्यादा होगी, Cl माइनस की से HCl से ज्यादा होगी। तो यहाँ नियम नंबर 2 ध्यान रखना कि ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज आयन is more nucleophilicity या nucleophile than its neutral form।
मतलब जो ऋणात्मक आयन है वो ज्यादा होगा, जिससे भी ऋणात्मक आयन बनेगा उससे वो ज्यादा होगा। ये है नंबर सेकंड। और जल्दी नोट करें, दो बातें पहचान लो इसको। क्लियर हो गया भाई? चलो दो बातें हो गई। अब बात करते हैं तीसरी बात। अब हम बात करते हैं इन ग्रुप। सुनना मेरी बात को, ग्रुप में भैया थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा आपको। ग्रुप में, अब ग्रुप में गलती से भी आप एसिडिक नेचर बेसिसिटी का ऑर्डर मत लगा देना। सुनिएगा मेरी बात को, एसिडिक नेचर या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर मत लगा देना, फिर बता दे रहा हूं। और नियम बनाने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो उस कंडीशन पर जिसका साइज ज्यादा होता है, साइज पर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अब स्टेबिलिटी वो जो फैक्टर था ना वो सब दिमाग से निकल जाएगा। समझ में आ गया? साइज जिसका ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ये फैक्टर यहां पर लागू होगा। जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई फैक्टर काम मत करना, सीधा सीधा साइज पर चले जाना, सीधा सीधा साइज पर चले जाना। जैसे अगर हम बात करते हैं HF, HCl, SBr और HI, और मैंने कहा बताओ भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, तुम देख लेना भैया क्या है, कौन न्यूक्लियोफाइल जो है उसका साइज कैसा बड़ा है, साइज किसका बड़ा है वो देखना पड़ेगा। किसका साइज बड़ा हो गया? HI का। हो गया ना? बात समझ में आ गई है? इसका मतलब I माइनस ज्यादा होगा, Br माइनस ज्यादा होगा, Cl माइनस ज्यादा होगा और F माइनस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां ध्यान रखना है साइज का। कब बात कर रहे हैं? जब हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल है HS माइनस और HO माइनस। इसमें अगर मैं पूछूं कौन होगा, नेचुरल सी बात है HS माइनस होगा HO माइनस। बोलो क्लियर हो गया? या मैं अगर बात कर लूं यहां पर बात कर लेता हूं CH3 माइनस और SiS3 माइनस, बताओ किसमें होगा? नेचुरल सी बात है किसमें होगा? SiS3। साइज देख लेना भैया, साइज, साइज देख लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NH3 और PH3 की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं मान लेता हूं NH2 माइनस है, यहां कौन सा हो गया? PH2 माइनस है। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? नेचुरल बात है जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। गिरा नियम नंबर 3। तो देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा दोनों के बीच। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो एक और नियम डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब, फिर आगे बात करेंगे। चौथे नियम की तरफ चलते हैं। चौथे नियम की तरफ, चौथा नियम ये कहता है कि अगर 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 इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व समान है, समान है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला अगर एलिमेंट जो है वो सेम है, तो उस कंडीशन पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है और जो बेसिसिटी होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि नियम नंबर 1 लगाया जाएगा, नियम नंबर 1 लगाया जाएगा। मतलब अगर दोनों के जब 2-3 ग्रुप हमारे पास में और तीनों में जो डोनेशन है वो सबकी कैसी हो जाए? सेम हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेता हूं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं मैं, RCOO माइनस, C6H5O माइनस, क्लियर है, OH माइनस, RO माइनस, ये ले लिया। 4 ऑप्शन रखे हैं आपको, पूछा जाएगा ये 4 रखे हैं, बताओ इसका क्रम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिकता का क्रम क्या होगा। तो देखो यहां कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। अरे हाँ है ना, यहां भी कौन सा है? ऑक्सीजन।
यहां भी ऑक्सीजन, क्या हो गया भाई, कहां चले गए, चले गए। हाँ, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, हो गया। अब मुझे बताना है न्यूक्लियोफिलिक का, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिसिटी ऑर्डर बनाना पड़ेगा। और बेसिसिटी ऑर्डर बनाने के लिए सबसे बड़ा तरीका एसिडिक बना दो, सिंपल, एच जोड़ दो, सब में एच जोड़ दो, क्या बन जाएगा ये एसिड, इसमें एच जोड़ दो, क्या बन जाएगा फिनॉल, C6H5OH, फिनॉल है भाई सब ये। इसमें जोड़ो तो पानी H2, और इसमें जोड़ो तो एल्कोहल ROH। और एसिडिक नेचर हम जानते हैं, मेरे हिसाब से आप जानते हो अच्छी तरीके से, यही तो होता है एसिडिक नेचर का ऑर्डर। अरे होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है एसिडिक नेचर का ऑर्डर। और एसिडिक नेचर का ऑर्डर अगर ये हो गया तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बहुत बढ़िया, बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, OH माइनस RO माइनस, RO माइनस OR कर देता हूं मैं यहां पे, OR माइनस OH माइनस C6H5O माइनस एंड RCOO माइनस, हो गया बेसिसिटी ऑर्डर हो गया। और बेसिसिटी ऑर्डर हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, RCOO माइनस RSO3 माइनस OH माइनस OR माइनस, ये आ गया। देखो मुझे इसमें ऑर्डर दिखाना है, क्या करना है, पहले देखना है ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सारे भैया जो भी देंगे ऑक्सीजन देंगे। क्या करें, एच जोड़े, फटाफट जोड़ो मेरे साथ में, फटाफट जोड़ो, क्या बनेगा RCOH, यहां एच जोड़ोगे तो क्या बनेगा RSO3H, यहां जोड़ोगे पानी, यहां एच जोड़ोगे तो ROH। एसिडिक ऑर्डर बता देते हैं, RSO3H का सबसे ज्यादा होता है, बता चुका हूं मैं आपको, फिर RCOH, फिर H2O, फिर ROH, यही तो होता है। तो उस कंडीशन पे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा RO माइनस OH माइनस, क्या हो जाएगा RCOO माइनस और RSO3, हो गया ना, है ना, सिंपल, क्लियर हो गया। तो ये अगला नियम समझ में आ गया क्यों आपको कि क्या करना है, कहां पर ऑक्सीजन, यानी कोई भी एटम अगर सेम है तो लेना है। और अगर मैं मान लेता सपोज इसके साथ में ROH की जगह, ROH के साथ RSH भी ले लेता तो क्या होता बच्चों, RSH लेते तो क्या होता, फिर कौन सा दोनों में चेक करना पड़ता, कौन सा आता, RS माइनस पहले आ जाता, आता नहीं आता, क्लियर है कि नहीं है, RS माइनस पहले आता, क्योंकि उन दोनों में क्या चेक करेंगे, फिर एसिडिक नेचर चेक नहीं करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, साइज करेंगे। क्योंकि एसिडिक नेचर चेक करोगे तो एसिड नेचर में क्या होगा, पहले यहाँ पर देखो एसिड नेचर करोगे तो दोनों में एसिड नेचर किसका ज्यादा होता है, RSH का एसिडिक नेचर ROH से बच्चों ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, तो H निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा, तो RSH यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा RSH, अरे समझ गए। और तुमने क्या कर दिया, इसी ऑर्डर को लेके पलट दिया, तो यहां पर RO के बाद RS माइनस आ जाएगा, तो चोट हो गई आपके साथ, खतरनाक वाली, नहीं आया समझ में, आ रहा है ना समझ में, इसको नहीं आया सदमे में क्या आ गया, तो कहां हो गया, RSH यहां होगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बनाओगे तो यहां बनाओगे तो RSH हो गया, तो इसमें यहां पर लेके जाओगे तो यहां पर क्या होगा बच्चों, RS माइनस, गलत हो गया ना, यही तो कहना चाह रहा हूं, गलत हो गया, क्योंकि साइज ये फैक्टर तब लगाना है जब सेम एटम दे रहे हो, लेकिन अलग अलग एटम हो तो साइज कंसीडर कर लेना है, जिंदा है तू, समझ में है कि नहीं, हाँ, तो ये ध्यान रखना बेसिसिटी कब सोचना है कब नहीं सोचना है, क्लियर हो गया, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो एक नियम और ले लेते हैं,
बस फिर आगे की बात कर लेते हैं। कितने नियम हो गए भाई? 4। चलो 5वां नियम और ले लेते हैं। 5वां नियम और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, मतलब त्रिविम बाधा ज्यादा हो, सुनना मेरी बात, अगर हमारी त्रिविम बाधा ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। त्रिविम बाधा ज्यादा हो मतलब क्राउडिंग ज्यादा हो, क्राउडिंग अगर ज्यादा है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां पर ये ले लो, और ये अभी आगे काम आएगा जब विलियमसन सिंथेसिस नाम की एक चीज पढ़ते हैं तो वहां ये परेशान करता है हमको, वहां देखेंगे। फिलहाल ये रही कंडीशन, दोनों ऑक्सीजन एटम है, सेम एटम है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो हम किसको देख लेंगे? त्रिविम बाधा को देख लेंगे। तो यहाँ है बाधा ही बाधा, त्रिविम बाधा ज्यादा है, यहाँ कम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर सीधे बाधा से निपटा देना। क्लियर? कोई दिक्कत? एक दिमाग में और आ गया, चलो वो भी बता देता हूं। आप ऐसा ही है, आ जाता है दिमाग। अगर कहीं पर एग्जाम्पल दे दिया जाए H2O2 और H2O में, H2O2 और H2O में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपन ने, तो सुनना कि अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि दो एटम ऐसे अगल बगल आ जाए जिनमें दोनों पर लोन पेयर हो, समझ में आया कि नहीं है? तो ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? समझ गए होगे, प्रतिकर्षण है, खिंचाव है, खिंचाव होगा तो कहेगा भाई ठीक दे, इसको खत्म कर। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कंडीशन ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में दो एटम अड़ोस पड़ोस में है, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वो ज्यादा होगा उसके इकलौते से। तो ये नियम भी दिमाग में रखना है भैया। चलें आगे, अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला पड़ाव, अच्छा इसी में मैं एक बात पहले और कर लेता हूं, फिर आगे बात करूंगा। विलेयता, विलायक की बात भी साथ ही में निपटा लेता हूं। विलायक, देखो बच्चों, विलायक जो होता है वह विलायक, पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ ली, विलायक के प्रकार बताए थे, अब विलायक का काम भी तो बताएंगे। समझते नहीं हो यार तुम, विलायक का प्रभाव। चलो अब ठीक है, चलो देखो जो हमने विलायक यहां पर प्रयोग किया है, विलायक कितने प्रकार के होते हैं बता चुका हूं मैं आपको। अब लेकिन पॉइंट ये होता है कि विलायक क्या खेल करता है। तो पहली बात है कि विलायक जो होता है वो जो न्यूक्लियोफाइल जा रहा होता है ना, उसके साथ खेला करता है। समझ में आया? यानी कि इसको परेशान करेगा, ये इसको परेशान करेगा। समझ में आ गया? न्यूक्लियोफाइल को परेशान करने वाला है, यानी कि विलायक बदल गया, न्यूक्लियोफाइल बदल गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी बदल गई। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो बताता हूं कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा एग्जाम्पल देख के। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लोग यहीं पर जाकर कंफ्यूज आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो था। ठीक है भाई साहब, आपके पास में ये एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सुनना पहले मेरी बात को, फिर बाद में नोट कर लेना। हमने इसके लिए पहला ले लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हमने पहला विलायक लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि इसका मतलब पानी, सबसे बेस्ट पानी ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि पानी के साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या प्रभाव डालेगा, इन सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, देखो अगर आपने पानी लिया है तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में एक चीज आने वाली है, वो आती है हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन जलीकरण, जलीकरण ऊर्जा।
आती है नहीं आती। और जब जलीकरण ऊर्जा दिमाग में आती है, भाई अरे यार होगा ही ना, भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अब किसी कंपाउंड को डालोगे वो भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। कितना होगा ये तो बात की बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो जो हो रहा है उसी को तो समझते हो, यानी इसका मतलब हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, तोड़ने में भी हेल्प करेगा, ये भी बात सही है। और एक अटैक भी करना है उसको जाकर, किसको अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसको अटैक करना है। जितना अच्छा भजिड़ खाएगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अरे आए ना, नहीं सर मार दिया जाए इसके, तो डिपेंड करेगा कि सर कैसा है, डिपेंड करेगा कि दीवार कैसी है, डिपेंड करेगा किसने मारा, और डिपेंड इस पर करेगा कि मरा कौन, कितनी देर में मरा। समझ? तो हाइड्रेशन की बात चलेगी, और हाइड्रेशन की बात करेंगे तो यहां पर एक बात और आ जाएगी, वो आ जाएगी हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, सॉरी हाइड्रेटेड रेडियाई। ये शब्द याद आ रहा होगा, कुछ कहीं हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको, है ना, हाइड्रेटेड, हाई, अरे यार रुक तो जा, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियाई, समझ में आ गया। अब याद करो, कुछ चीजें सिखाई थी मैंने आपसे कहा था कि साइज ऑफ आयन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेटेड रेडियाई के। याद आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई है क्यों होता है? याद आया कुछ? देखो कैसे होता है, समझो। अगर याद आ गया बहुत बढ़िया बात, तो नहीं आया तो याद करो। क्या कहा मैंने कहा था कि मान लेते हैं आपके पास में कोई ए ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, क्लियर है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज जो आवेश का घनत्व होगा वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब जब आवेश का घनत्व ज्यादा होगा यानी कि नाभिक और छोटा है, तो नाभिक और बाहरी जो कोश होगा उसमें दूरी कम होगी। अब इसको डाल दिया पानी में, इस पर कौन सा आवेश है बच्चों? ऋण आवेश है। इसका मतलब क्या होगा? पानी का वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा धनावेशित को अपनी ओर खींचेगा, तो धनावेशित कौन सा खींचेगा? नेचुरल सी बात है, किसको खींचेगा? वाटर को खींचेगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि इसका मतलब किसको खींचेगा? वाटर को, यानी कि वाटर को खींचेगा, तो भैया ये वाटर को खींच लिया इसने, क्योंकि H पर कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? खिंचाव के कारण से होगा, पोलराइजेशन होगा। वही कंडीशन यहाँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ घिर गए, अरे घिर गए कि नहीं घिर गए? यहीं पर वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे घिर गए, ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, वही कंडीशन यहाँ पर होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखो, आप बात को समझो, हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पर जितना भाई हाइड्रोजन पर जितना ज्यादा धनावेश आएगा उतना ही ऋणावेश किस पर आ जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ गया तो खाली थोड़ी बैठेगा वो, बोले हम तो गए तुम भी तो आओ, तो पड़ोस वाले को जो वाटर मॉलिक्यूल उसको भी खींच लेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा? उसको खींचेगा, तो अब वाटर के मॉलिक्यूल फिर अटक गए इसमें, फिर जुड़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को खींच लेगा, यहाँ से वाटर, मतलब इसका मतलब एक और इसके ऊपर लेयर बन जाएगी। एक लेयर तो अंदर बन गई, अरे हाँ या ना? एक लेयर कहाँ बन गई? ये लेयर बन गई, एक लेयर तो ये बन गई, एक लेयर इसके ऊपर बन गई। अब ये भी शांत नहीं बैठेगा, ये कहेगा अच्छा भाई साहब हमें तो खींचा और भी आओ, तो ये और भी खींचेगा, ये लो और लेयर बनेगी, बनती जाएगी। तो ये क्यों बन रही है? बड़ी लेयर क्यों बन रही है? जितना छोटा साइज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा उतना खींचता जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी बढ़ती जाएगी, और जितनी दूरी बढ़ेगी वही उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई होती है। ये बात समझ में आ गई है? यहां तक क्लियर हो गया? और अगर ये रेडियाई बहुत ज्यादा होगी तो बताओ फिर इसके चलने फिरने में दिक्कत आ जाएगी। मानते इस बात? हाइड्रेटेड रेडियाई बहुत ज्यादा होगा तो चलने फिरने में आ जाएगी दिक्कत। और यहां तो मामला दूसरा है, जाना है वहां से उसको हटाना है और खुद लगना है, तो उस कंडीशन पर दिक्कत आ जाएगी, तो वो नहीं चल पाएगा, और नहीं चल पाएगा तो फिर इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अब मुझे सोच के बताओ, FClBrI है तो हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? जिसका आकार छोटा होता है उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होती है। इसका मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई किसकी ज्यादा होगी? F- की, फिर किसकी होगी? Cl-, फिर कौन सी होगी? Br-, फिर होगी I-। और बच्चों
हाइड्रोजन ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अरे आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब कौन पहले आएगा? I माइनस आएगा, फिर कौन सा आएगा? Br माइनस आएगा, फिर आएगा Cl माइनस और फिर आएगा F माइनस। और शायद ये क्रम मैंने पहले भी आपको बताया है। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी वही होगी जो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट होगी, साइज के अकॉर्डिंग। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? नोट करो फिर आगे बता। ठीक है, अब ये कहानी मैंने बताई है पोलर प्रोटिक के लिए। अब दूसरी बात करता हूं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रेशन नाम की तो कोई चीज होनी नहीं है, होनी हाइड्रेशन नाम की कोई चीज होनी नहीं है, वहां H ही नहीं है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में, तो H नहीं है, तो इसलिए हाइड्रेशन नाम की कोई चीज होनी नहीं है। यहां क्या होता है? यहां होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने किसका एग्जांपल ले लिया? कीटोन का एग्जांपल, एसीटोन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, या डीएमएसओ का, किसी का भी एग्जांपल ले लो। यहां क्या होता है? यहां बेसिकली आपको तो ये पता ही है कि नहीं ऑक्सीजन पर कैसे होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और इसके लोन पेयर में एक रिपल्सन वर्क करता है। ये है काम की चीज। क्या काम है यार? रिपल्सन वर्क करता है। वहां क्या था? अट्रैक्शन काम कर रहा था हाइड्रोजन के ऊपर, यहां पर काम करता है रिपल्सन। समझ में आ गया? और क्यों रिपल्सन होता है? तो नेचुरल सी बात है यार, क्योंकि यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि नहीं है? ऊपर से आपने जो सॉल्वेंट डाला उसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो जा रहा है भाई साहब अटैक करने उस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सन तो लगेगा ना, और दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। अब मुझे सोच के बताओ, ये इसको रिपल करेगा, ये भागेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी करेगा, तो कौन भागेगा? जिसका साइज बड़ा होगा कि जिसका साइज छोटा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। बहुत बढ़िया सी बात है, जिसका साइज छोटा होगा उस पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा, रिपल्सन ज्यादा लगेगा उसको भगा देगा। और छोटा ही क्यों भागेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब है साइज ऑफ आयन, ऐसे समझ लो, साइज ऑफ आयन छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। ये है कहानी। तो पोलर अप्रोटिक धक्का देगा, पोलर अप्रोटिक प्रोटिक खींचेगा, बस ये दोनों के बीच में डिफरेंस। समझ में आ गया? और अगर इस अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए बता दो, तो अब जो ऑर्डर आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? ये है कहानी। इसीलिए ध्यान रखना है, कहां कौन सा यूज करने बैठे हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? और ये ऑर्डर सभी की जगह लगाना पड़ेगा आपको, सभी के लिए। किसके लिए? मतलब जितने भी अपन ने वहां बनाए थे उन सब में ये चीजें कारगर हो जाएंगी। लेफ्ट टू राइट पीरियड के लिए पहले देख लो, या टॉप टू बॉटम देख लो, जो जैसा चाहो वैसा देख लो। तो ध्यान रखना है साइज का मैटर, कहां पर ज्यादा मैटर है और कहां कम। जैसे मान लेते हैं मैं CH3 और F की बात कर रहा हूं, CH3 और F माइनस की बात कर रहा हूं, समझ गए होगे बच्चों? तो CH3 माइनस और F माइनस की बात करो, साइज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है घटता है? घटता है। इसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है। इसका साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। तो पोलर प्रोटिक में क्या होगा? बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रोडेडियाई ज्यादा होगी, हाइड्रोडेडियाई ज्यादा होगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब साइज की बात करें तो किसका साइज ज्यादा है? इसका साइज छोटा है, लेफ्ट राइट, इसका साइज छोटा है, हाइड्रोडेडियाई ज्यादा हो गए, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, बताओ साइज किसका छोटा है? किसका छोटा साइज? इसका साइज छोटा है। इसका मतलब तेजी से भागेगा, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? CH3 माइनस और F माइनस। अब समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें यहां पर बनेगी। उल्टा तो नहीं हो गया भाई? पक्का है ना? ठीक है ना? पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, दोनों की कहानी समझ में आ गई है? तो अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए। देखा भाई साहब मिलावट से कितना नुकसान हो गया, ठीक है ना? मतलब सॉल्वेंट बदल दिया, चीज ही बदल गई, रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गया। चलो नंबर 3 बात करने जा रहे हैं। नंबर तीन बात करते जा रहे हैं लीविंग नेचर। किधर गया?
लिविंग नेचर, ठीक है। तो त्यागी समूह, यही तो होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्यागी समूह, ठीक है, त्यागी समूह, लिविंग नेचर। तो भैया इस पर भी तो डिपेंड करेगा कौन अच्छा निकलेगा, है ना भाई। हमने ये तो डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस कर लिया, ये आ रहा है, लेकिन हम ये भी देखेंगे अच्छा जा रहा है, तो जो अच्छा जा रहा होगा तो फिर आने वाला भी आसानी होगी और उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर RNU प्लस L बनेगा। अब सोच के बताओ मुझे, जो लिविंग नेचर होगा, सोच लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो लिविंग नेचर शो करेगा वो अच्छा लिविंग नेचर कब शो करेगा, लिविंग करेगा तो निगेटिव आयन से करेगा, समझना मेरी बात को, निगेटिव आयन से करेगा, हाँ या ना, निगेटिव आयन से करेगा, लीव करेगा, तो इसका मतलब ये लिविंग नेचर यहां हो रहा है। तो कौन लिविंग नेचर अच्छा करेगा, वो करेगा जिसका निगेटिव आयन के बाद में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। अरे भाई साहब, कोई भी निकलेगा तो स्टेबिलिटी पाने के लिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर इसको आप निकालोगे तो निकलने के बाद ही अच्छी स्टेबिलिटी पाएगा कि नहीं पाएगा, तभी तो निकलेगा, नहीं तो क्यों निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका ऋणायन स्थायी होगा वो अच्छा लिविंग नेचर शो करेगा, त्यागी समूह शो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि लिविंग नेचर जो होता है, लिविंग नेचर LN लिख दिया मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। बच्चों ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब निकलने के बाद में जो जितना ज्यादा, निकलने के बाद में उसका माइनस आयन जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उतना अच्छा निकलेगा। अब वो स्टेबिलिटी किसी बेस पर भी हो सकती है। कैसे चेक करते हैं, याद करो, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमने चेक की थी, याद करो, हमने कहा था निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, याद करो। एनायन की स्टेबिलिटी सिखाया था मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। ये बात मैंने बोली थी कि नहीं बोली थी। मैंने विद्युतात्मक तत्व के ऊपर अगर माइनस चार्ज लगा हुआ है वो ज्यादा स्थायी होगा, प्रबल विद्युतात्मक तत्व के ऊपर ऋणावेश लगा होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। बोला था नहीं बोला था, ये बात समझ में आ गई। दूसरा फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रेजोनेंस। समझ में आया कि नहीं आया भाई। जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा निगेटिव चार्ज घूम घाम जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जहां जहां पर आप देख लो, निकालने के बाद महसूस करना है कि स्टेबल है कि नहीं है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब बात बन गई, निकलेगा। और अगर कम स्टेबल है तो भाई साहब निकलेगा ही नहीं पड़ा रहेगा। मतलब कर लो तुम्हें जो करना है, समझ में आया। हाँ, उसका भी तरीका है, फिर टेम्परेचर दे देंगे, फिर कुछ नहीं मानेगा तो गर्म ही कर दो। नहीं निकल रहा, अच्छा ठीक है रुक जा, मिला के देखा विलायक, नहीं हो रहा, ओहो, न्यूक्लियोफाइल बढ़ा के देखा, नहीं हो रहा है, ओहो, फिर एक ही चीज है, क्या करें, ले बेटा गर्म ही कर दिया हमने, हाँ फिर कर दिया, अब लो, ओहो समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना है दो चीजों का, किसका, नेगेटिव एंड देन ओहो नहीं। चलो तो शुरुआत करते हैं लिविंग नेचर में। सबसे पहले लेते हैं FCl-Br-I। कौन अच्छा निकलेगा, कौन अच्छा निकलेगा, कौन अच्छा निकलेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ, देखो कौन अच्छा निकलेगा। तो कैसे कौन अच्छा निकलेगा, जो स्टेबिलिटी, अगर आप देखो 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 दिमाग है, चलेगा चलेगा। एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, HI-HBr HCl HF, हाँ या ना। इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चों, लेस स्टेबल। और इसका यहां पर क्या हो गया, I-, ये कैसा होगा, मोर स्टेबल। अरे सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग में रखना है भाई। HI बहुत अच्छा प्रबल अम्लीय है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्यों बहुत अच्छा प्रबल अम्लीय है, क्यों बहुत अच्छा प्रबल अम्लीय है, क्योंकि उसका यार प्रबल अम्लीय तो सीधी सी बात है, दिमाग में लगा लो कैसा होगा, ये लेस स्टेबल है।
लेस स्टेबल है, और ये इसका कॉन्जुगेट कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, है ना। और यहां पर अगर बात कर ले तो यहां क्या कंडीशन हो जाएगी, वही कंडीशन है F माइनस, हालांकि इसको अपन बॉन्ड लेंथ से भी समझ लेते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ से भी समझते हैं कि भाई बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर मान लेता हूं कोई भी एग्जांपल, छोड़ो इसको, बॉन्ड लेंथ छोड़ो, दिमाग में रखेंगे कि यार कैसे होगा, तो सीधी सी बात है कि हमारा ये कंडीशन कैसी होगी, मोर स्टेबल। और मैंने क्या कहा, जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लिविंग नेचर शो करेगा। इसका मतलब यहां पर लिविंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। अब समझ में आई कहानी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि I माइनस ज्यादा स्टेबल हो गया इसलिए अपने आप को वो निकाल देगा। और दूसरी बात ये भी समझ सकते हो, साइज बॉन्ड एनर्जी, ये भी तो सोच सकते हो ना, ये भी तो है भाई, आर एक्स लगाया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, वीक होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी तो आसानी से निकल जाएगा। तो दोनों बातें दिमाग में रखनी है। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने यहां पर लिखा ROH और यहां लिखा हमने RSH, हमने ये इसको लीविंग ग्रुप करना है तो कौन जल्दी निकलेगा, OH की SH, कौन निकलेगा, OH की SH, SH निकलेगा। SH निकलने से क्या होगा, SH जो होगा वो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यहां पर OH माइनस स्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, SH की स्टेबिलिटी OH से ज्यादा होगी। बोलो समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहां तक। अच्छा एक काम करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं, चलो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दिमाग में आ गया। देखो यहां पर मैंने लिखा है ROH, यहां पर X माइनस और यहां लिखा RX OH माइनस। बताओ कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ROH X माइनस RX OH माइनस। सोच के देखो, यहां से इसको निकालोगे है ना, इसको निकालोगे तो क्या क्या बनेगा, RX, यहां क्या बनेगा, OH माइनस, अरे हाँ है ना, और यहां से इसको निकालोगे तो क्या बनेगा, ROH प्लस X माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में चेक कर लो स्टेबिलिटी का फैक्टर कौन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, X माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में चेक करो, HH दोनों को दे दें अपन लोग, एक काम करते हैं दोनों को चेक कर लेते हैं भाई साहब, ऐसी क्या बात है, यहां पर H2O ले लेते हैं, यहां पर HX ले लेते हैं। एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होता है, HX की ये होगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर, हाँ या ना, एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा। बोलो क्लियर है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल, अरे समझ गए बच्चों, ये कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल, बोलो हाँ या ना। और ये अगर लेस स्टेबल है तो X माइनस कैसा हो जाएगा यहाँ पर, मोर स्टेबल। और ये कैसा हो गया यहाँ पर OH माइनस, ये कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल। कौन सा I माइनस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा I माइनस ज्यादा, मतलब कौन सा L माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, X माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि इसका मतलब X निकलने के बाद इसकी स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होगी, तो ये सही है और ये गलत है। देखा ना, समझ में आया कि नहीं है। तो कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये बात समझनी पड़ेगी हमें, कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसी तरीके से बात को समझना है। जैसे और एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ले लिया RF प्लस Cl माइनस और RCl प्लस F माइनस, इनमें चेक करने देता हूं कौन किसको हटाएगा, बताओ कौन किसको हटाएगा, हटा लो दोनों में पहले से, क्या बनेगा यहां पर RCl प्लस F माइनस, अरे हाँ है ना, और यहां क्या हो जाएगा RF प्लस Cl माइनस, ठीक है, कौन सा होगा यहां पर F माइनस, क्लियर है। कौन किसको हटाएगा, किससे चेक करेंगे, इसको F जोड़ दो, इसमें H जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा HF, ये क्या हो जाएगा बच्चों HCl, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, चेक कर लो कौन ज्यादा हो गया, HCl ज्यादा एसिडिक है किससे, HF से, है कि नहीं है। और ये अगर ज्यादा एसिडिक है
तो Cl माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया F माइनस हो गया, बोलो हाँ या ना। अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो ये कैसा हो गया लेस स्टेबल, ये कैसा हो गया लेस स्टेबल। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया लेस स्टेबल और ये हो जाएगा इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल। हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आया समझ में। अरे ये आपका कैसा हो गया लेस स्टेबल, अच्छा अच्छा हाँ हाँ, अरे रुक तो जाओ, ये हो गया लेस स्टेबल, एसिडिक नेचर है ना, ये हो गया लेस स्टेबल, ये कैसा हो जाएगा मोर स्टेबल। क्लियर, मोर स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। बोलो समझ में आया, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कभी कभी पता है क्वेश्चन कैसे आता है, 4 में से आता है, बताओ निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है, और ऐसा महसूस होता तो सारी सही है ना, क्योंकि सब देखी देखी लग रही होती है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इस बात को चलो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं ये वाला, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये अगर कहीं ग्रुप दिख जाए तो इनकी लीविंग नेचर जो होती है टेंडेंसी वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लिखो। ये देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा पहचान लो। जैसे कि RSO3 माइनस कहीं दिख जाए, ये लीविंग ग्रुप होते हैं, बेस्ट लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप है ये RSO3, समझ गए होगे। और क्यों हो रहा है RSO3 माइनस, क्यों लीविंग अच्छा ग्रुप कर रहा है, तो आप खुद समझ लो कि ऐसा क्या रीजन होगा। तो आप खुद समझ रहे होगे कि यहाँ पर रेजोनेंस होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ये माइनस है, अरे हाँ है ना, तो ये माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा। ये क्यों होता है समझ में आ गया, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस होता है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा ये लीविंग नेचर शो करेगा। बच्चों समझ में आ गया, तो ये हमारा रेजोनेंस के थ्रू हो जाएगा। ये देखो CF3 3 F लगे हुए हैं, समझ पहचान लो इसको, समझ में आया, यहां भी रेजोनेंस है। क्लियर, इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है ट्रिफ्लेट, ट्रिफ्लेट 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 नाम लिखा होता है, ट्रिफ्लेट। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिफ्लेट। क्लियर, तो ये एक बात बता दूं, सबसे बेस्ट है बेटा ये पूरी केमिस्ट्री में, सबसे बेस्ट। अगर 4 कहीं ग्रुप आ जाए, उसमें से अगर ये कहीं दिख जाए और उससे पूछा जाए सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, बेटा यही होगा, क्योंकि रेजोनेंस भर भर के है इसमें, बढ़िया सा है। समझ में आ गया। ये एक और होता है, इसको बोलते हैं टोसाइलेट, टोसाइलेट, कोसाइलेट नहीं, टोसाइलेट। ठीक है, ये भी देखो इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, ये भी लीविंग अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है, फिर ये होता है, और फिर ये तो है ही ROS। ये सारे मैंने कुछ लिविंग ग्रुप आपके सामने रखे हैं, ये लिविंग ग्रुप हो गया, ये लिविंग ग्रुप हो गया, क्लियर है, ये लिविंग ग्रुप हो गया, सारे लिविंग ग्रुप ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से लीव होते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ गया, क्लियर है, पहचान लिया इनको। चलो अब ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा गया कि बताओ कौन अच्छा लिविंग नेचर शो करेगा, है ना। तो देखो कौन अच्छा लिविंग नेचर शो करेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, सोच के देखो। CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, मतलब जिसका रिडायर ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो मतलब हुआ। और रिडायर किसका ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला वीक बेस हो जाएगा, या वीक बेस होगा या फिर वीक एसिड होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आप यहां बनाओगे, यहां क्या बनाओगे, यहाँ CH4 बनाओगे, बहुत आसान है ना, यहाँ NH3 बनाओगे, यहाँ H2O बनाओगे, यहाँ क्या बनाओगे HF बनाओगे। एसिडिक नेचर की बात करें, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, इसका इसका इसका, यही तो होगा एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर इसका ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। अरे बच्चों ये लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो इसका आयन बनेगा, कैसा बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा, बनेगा मोर स्टेबल। और जब इसका आयन मोर स्टेबल बनेगा तो लिविंग नेचर किसका ज्यादा होगा, लिविंग नेचर किसका ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है, किसका होगा, F माइनस का होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो ये ऑर्डर समझ में आ गया भाई,
चलो नेक्स्ट क्या करना है, वही काम यहां भी करना है, H जोड़ लो, क्या बन जाएगा, एसिड हो जाएगा। अरे एसिड हो गया, यहाँ क्या होगा, C6H5OH हो गया, यहाँ क्या हो गया, H2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। एसिड नेचर का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ, एसिड नेचर का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा, अरे हाँ है ना। और एसिड नेचर का ऑर्डर होगा तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, होगा। नेचुरल सी बात है, कौन सा ऑर्डर आ गया, ये आ जाएगा। और तीसरी वाली कंडीशन ले लो, जल्दी से देखो क्या होगा, यहाँ पर SO3 है, यहाँ पर रेजोनेंस तीनों में हो रहा है, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजोनेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, ये -I-M, ये क्या होगा, +I, ठीक है, +I+H। तो -I-M खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ऊपर की नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अरे यार नेगेटिव चार्ज ऊपर खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज, भाई खिंचाव होगा तो पॉजिटिव चार्ज, सिखा चुके हैं, क्लियर है। क्या ऑर्डर आ जाएगा, आ गया समझ में बच्चों। तो ये रहा आपके पास में लिविंग नेचर का, ठीक है। कल आगे सीखेंगे SN1 और SN2।